जाए। तो ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर मैं आपसे बात करूं युग्मनज है, युग्मनज से भ्रूण बनता है तो क्या शुरुआत में विभेदित होने लग जाती है क्या कोशिकाएं? शुरुआत में तो नहीं होती ना। शुरुआत में बताओ 1 से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी कोशिकाएं, ठीक। और फिर बाद में बताइए, फिर भ्रूण में परिवर्तन होता रहता, नहीं होता रहता? आगे बाद में फिर आपके भ्रूण जब परिपक्वन की ओर होगा तो उसमें क्या बनेगी, बीज पत्र वगैरह भी बनेंगे। आ गई बात समझ में है? प्रांकुर मूलांकुर बनेंगे, प्रांकुर मूलांकुर चोल बनेंगे अगर एक बीजपत्री। तो बताइए फिर वहां पे विभेदन भी होना स्टार्ट हो जाता, नहीं हो जाता? तो अगर मैं आपसे बात करूं युग्मनज से जो भ्रूण निर्माण की प्रारंभिक अवस्था, उसमें तो केवल कौन सी वृद्धि होती है? उसमें केवल उसमें केवल ज्योमेट्रिक होती है, ठीक है, क्लियर है? आ गई बात है। लेकिन फिर बाद की अवस्था में बताइए, जो उनमें से कुछ कोशिकाएं विभेदित होने लग जाएंगी और कुछ विभज्यते बनी रहेंगी, तो फिर बाद में अर्थमेटिक ग्रोथ रेट होती है। बात क्लियर है सबको? आ गई बात समझ में? बोलो आया ना? यस सर, यस सर। तो देखो युग्मनज तो प्रारंभ में बताइए गुणोत्तर वृद्धि चरण होगा, नहीं होगा? और फिर उसके बाद में बताइए भाई, उसके बाद में क्या होगा बताइए? कुछ कोशिकाएं विभेदित होने लग जाएगी, तो बताओ समानांतर वृद्धि चरण आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो भ्रूण परिवर्तन के दौरान बताइए प्रारंभिक अवस्था में कौन सा वृद्धि होती है? गुणोत्तर वृद्धि होती है। फिर बाद में अंतर, क्यों? प्रारंभ में जो कोशिकाएं होंगी विभाजित होंगी वो विभज्योतक ही बनी रहेंगी और बार बार उनमें विभेदन तो होगा नहीं, ठीक है, क्लियर है? लेकिन 1 मिनट रुक जाना है ना, एक। तो आ गई बात समझ में? तो प्रारंभ में तो बताइए भाई गुणोत्तर वृद्धि चरण ही होगा ना। फिर बाद में क्या होगा? क्योंकि कुछ कोशिकाएं विभेदित समानांतर वृद्धि। तो ये एनसीईआरटी में दिए हुए चित्र के आधार पर ये उससे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। ठीक है भाई, क्लियर है क्या? यस सर। चित्र के आधार पर तो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट क्या होगी? ध्यान से सुनिए, मुझे एक बार बताइए भाई, ऐसा तो है नहीं कि 0 कोशिका मानोगे, 0 तो नहीं मानोगे ना? अरे कुछ तो कोशिका होगी, कोशिकाएं बनेंगी। क्योंकि बताइए आपने रुडोल्फ विर्चो का कथन पढ़ा था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि भाई नई कोशिका निर्माण द्वारा होता है। पहले से नई कोशिका निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं में विभाजन द्वारा होता है। तो कुछ तो कोशिका होंगी तो 0 नहीं मानोगे। तो बताइए भाई, समय के साथ साथ अगर हम बात करें तो बताइए कोशिकाओं संख्या 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो बताइए भाई रेखीय वृद्धि वक्र आएगा, नहीं आएगा अर्थमेटिक का? बोलो आया ना? अब आप कहोगे सर 0 से क्यों चालू नहीं किया? 0 से इसलिए नहीं किया क्योंकि 0 नहीं होती, कुछ तो कोशिका होगी ना। बात क्लियर है सबको? तो कोई भी पादप है अगर उसकी हम लंबाई में वृद्धि देख रहे हैं, बताइए शुरुआत में क्या होगा? बताओ, रेखीय वृद्धि होगी, नहीं? तो वृद्धि दर आरंभ से ही नियत दर पर होती है। नियत दर का मतलब कि जो भी विभाजनकारी कोशिका उससे जो 2 पुत्री कोशिका बनेंगी, एक विभज्यते रहेगी और एक स्थायी कोशिका में परिवर्तित होती जाएगी। तो बताइए वो हर बार एक का ही तो अंतर आ रहा है? बोलो आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे भी एक का अंतर, यहाँ पे भी एक का अंतर, यहाँ पे भी एक का अंतर। जबकि अगर हम गुणोत्तर में बात करें तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, बताइए कोई नियत अंतर आ रहा है क्या? हर बार अलग अलग अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा है? यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 8 का है। बोलो आया ना? यहाँ पे शुरुआत से ही नियत दर पे होती है। तो ये लाइन का मतलब क्लियर हुआ सबको? अब विभाजन के पश्चात निर्मित पुत्री कोशिका में से एक विभेदित हो जाती है, दूसरी विभज्योतक ही बनी रहती है। ठीक, क्लियर? तो मूल व प्ररोह में जो दीर्घीकरण होता है, क्योंकि बताइए भाई जब मूल की वृद्धि होगी और प्ररोह की वृद्धि होगी तो बताओ कुछ
तो कोशिका विभेज्य ही बनी रहेंगी, और कुछ बताइए विभेदित होती जाएंगी, नहीं होती जाएंगी? बोलो आया ना? तभी तो बताओ, नहीं ये पादप, तना, पत्तियां वगैरह, जड़ के भाग बनते नहीं बनते, नहीं तो कैसे बनेंगे भाई अगर कोशिकाएं Yes, sir. विभेदित? आगे ये कुछ लड़के जो है ना, ये तो कुछ प्रवचन सुनने आते हैं, मुझे ऐसा लगता है? लो, क्लास में इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए, इससे क्या इंटरेस्ट बना। वैसे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका इंटरेस्ट आप बनाओ नहीं बनाओ, क्योंकि ये तो आपकी सोच है, इतने दिन हो गए, तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका अस्तित्व पता चलता है। अगर कोई इंसान, जैसे गाँव में समाज, गाँव में लोग, एक तो बिल्कुल बेवकूफ सा ही रहता है, चुपचाप अपने घर चला गया, आ गया, किसी राम राम ही नहीं कर, पहचान खत्म हो जाती है। जबकि जो सबसे राम राम करता चलता है, सबसे हेलो करता चलता है, उसकी पहचान बनी रहती है। इतना सा ही अंतर था, और कुछ अंतर नहीं, तो उसे कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसी तरीके से क्लास में अगर हम रेस्पॉन्स शो करते रहते हैं, जगह रहता है कि हाँ, अरे ये इस बात ना करिए, हाँ ना करने से चलता रहता है, ध्यान मेंटेन रहता है। यार देखो ऐसे बैठ, उसको गारंटी के साथ कुछ बेवकूफ गधे तो ऐसे होंगे। अब इसका जो अगर हम देखें, तो क्या एल टी इक्वल प्लस एल नॉट प्लस आर टी, एल टी है समय टी पर लंबाई, एल नॉट 0 पर लंबाई यानी लंबाई थी, और एक नियत समय के बाद कितनी लंबाई है भाई, जैसे 10 दिन पहले जो हम लंबाई दी वो कितनी थी, सपोज करो आज हम ये भाई समय, ये 10 दिन बाद कितनी लंबाई होगी, तो उसका है ना जो वो हम देख रहे हैं, वो एल टी निकाल रहे हैं। ठीक, क्लियर है क्या? तो प्रारंभ आर और जो है टी तो समय है ही है। ठीक, क्लियर। लिख सकते हैं, अब एनसीईआरटी में तो ऐसे लिखा हो, लेकिन ऐसे कि वही केवल रिप्रेजेंट, तो एल टी प्लस Yes, sir. एन बोल दिया करो भाई, आर टी। ठीक, यानी जो हम नियत समय के पश्चात क्या लंबाई है वो हमने ज्ञात करी, प्रारंभ में कितनी कितनी वृद्धि दर है। दिक्कत है क्या? बस केवल रिप्रेजेंटेशन ही तो अलग है। एल टी बोल दिया, यहाँ पे जो एल टी बोल रहे हैं उसको एल टी प्लस। बताओ फिजिक्स वगैरह हम पढ़ते हो नहीं? नहीं ना? ठीक है, मुझे आवाज Yes, नहीं sir. आई। चलो ठीक है यस ना। सर। ज्योमेट्रिक वृद्धि ग्रोथ रेट क्या होती है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में आपको बता दो, 1 से 2, 2 हमने जैविक वर्गीकरण चैप्टर में पढ़ा था, जीवाणुओं का वृद्धि बल, और मैंने आपसे कहा था मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आएगा, हर किसी के जीवन में आता है। तो बताइए, मैं तो एक छोटी सी बात करता हूँ कि जैसे हम ह्यूमन से भ्रूण बने, बताइए बहुत होगी, क्योंकि भाई कोशिका विभाजित हुई, भ्रूण से शिशु बने, वृद्धि हुई, आ गई बात समझ। फिर बाद में जितनी बढ़ रही थी, थोड़ा सा ठीक है भाई, है ना, ज्यादा परिवर्तन आएगा।
अगर देखा जाए तो बताइए, कुछ समय तेज होती है, कुछ समय जितनी कोशिकाएं बन रही है उतनी मृत्यु। आरबीसी डब्ल्यूबीसी बन रही होंगी, वो मृत हो रही होंगी, तो उनके स्थान पर नई कोशिकाएं आ रही होंगी, यही तो हो रहा होगा। यस और नो होने वाली, या तुम्हारे शरीर किसी कोई बात, बताओ, शुरुआत में खूब वृद्धि होगी, लेकिन धीरे धीरे पुरानी पत्तियां, जड़ पत्तियां आ रही है, यही। या कोई भी जीव है कि एकदम होते ही वृद्धि अनुकूलित होगा, नहीं होगा। तो कोई भी छोटा बच्चा होता है, बताओ उसको अनुकूलित होता है, तो जैसे देखो जीवाणु में एक दो देखो वृद्धि, और फिर देखो नियत हो गई, नहीं हो गई। नियत बनी रहती है। अब जीवाणु में क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव उनमें मृत्यु दर भी आती है, क्योंकि वो जैविक माध्यम से दोनों बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे कहीं जीव जो है वो क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ये जो है वो तो लैग प्रावस्था है, यह है लोग प्रावस्था, चरघाता की प्रावस्था, यह है प्रावस्था। एस्ट्रीय वृद्धि वर्ग का आता है, इसको हम ये जो ये जो प्रावस्था थी ना, ये चरघातांक की, यहाँ पे गुणों यहाँ पे 2 की पावर n के हिसाब से, तो चरघातांक की अवस्था या चरघातांक की वृद्धि या गुणोत्तर वृद्धि हमेशा बनी रह सकती है क्या कहीं पे? नहीं सर, नहीं सर, तो सर नहीं सर, जाती है। तो देखो भाई, प्रत्येक सेल में विभाजन क्षमता होती है, अर्थात कोई भी सेल विभेदित विभेदित होती है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, बताइए, दोनों पुत्री कोशिकाएं विभाजनकारी बनी रहेंगी, नहीं बनी रहेंगी? जो हम वृद्धि वक्र द्वारा कर सकते हैं हम, तो देखो वही प्रारंभिक अवस्था, लैग अवस्था, ठीक है, क्लियर है क्या? और फिर 2 की पावर n के साथ फिर स्टेशनरी फेज, ऐसे वृद्धि वक्र आता है वगैरह, जो है ऐसा स्पीड में वृद्धि करने लग जाएगा। स्पीड में वृद्धि शुरुआत थोड़ी करेगा, कोई पत्ती तो गई, वो बताइए बनी, फिर थोड़ा अनुकूलित क्या होगा, वो है ना, जो थोड़ी वृद्धि होगी, और तो भाई साहब अब है ना, उसकी क्लास थी, फोन की जरूरत पड़ी, तो मुझसे कह रहा है ऐसे, मतलब ये 4 साल का बच्चा, 4 साल के बच्चे इतने एक्टिव हो गए आजकल के। तो क्लियर है भाई सब? आई बात समझ में? फेज वृद्धि का आरंभिक चरण जिसमें अनुकूलन विकसित होता है, बता वृद्धि दर अत्यंत के बराबर। बताइए, बोलो हाँ या ना? फल बनता है, अब वो फल दिखाई देगी आपको, बताइए, एक नियत आकार, क्लियर है सबको? फिर आगे
वृद्धि दर टी समय है और ई प्राकृतिक लघुगणक का आधार यानी बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। इसमें अगर आर को अगर मैं देखूं यार, है ना, सुनना मेरी बात, आर को अगर देखूं तो मुझे एक बार बताओ भाई, इस अवस्था में आर अलग है या नहीं है? इस अवस्था में आर अलग है या नहीं है? और इस अवस्था में आर अलग है, यानी वृद्धि दर अलग अलग है या नहीं इन अवस्थाओं में? मुझे इतना समझ। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई प्रारंभ में कितनी थी, बाद में कितनी हुई, फिर बताइए स्टेशनरी प्रावस्था में कितनी है, तो बताओ ये एक दूसरे के संदर्भ में हम एक अगर देखें तो कंपैरेटिव वृद्धि चेक कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो बताओ अगर मैं कहूं भाई इस अवस्था में वृद्धि दर बहुत कम थी, आर बहुत कम थी, इसमें बहुत अधिक थी और इसमें फिर इससे कम हो गई। अब आप जो बोल रहे हो कि भाई इसमें बहुत कम थी, इसमें बहुत ज्यादा थी, इसमें है ना जो इसकी तुलना में थोड़ी कम हो गई। तो मुझे एक बार बताओ भाई आप किस संदर्भ में बात कर रहे हो? एक तरीके से बताइए भाई, जो नए पदार्थों का निर्माण, अब देखो सुनना मेरी बात, सुनना है ना प्लीज, अब सुनना, कोई बीच में मत बोलना है ना, अब मैं बोल रहा हूँ। इसमें आप क्या बात करना चाह रहे हो? अगर आप कंपैरेटिव बात कर रहे हो तो एक्चुअली आप बात कर रहे हो भाई यहाँ पे पदार्थों के निर्माण दर कम थी, यहाँ पे सबसे ज्यादा थी, यहाँ पे कम थी, यही तो बात कर रहे हो आप? बोलो हाँ, आई बात समझ में? क्लियर है ना? यहाँ पे जो इसमें जो आप 1 इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी लिख रहे हो, तो आर किसके संदर्भ लिख रहे हो? आप तो ओवरऑल लिख रहे हो ना, ये पूरी आर यहाँ यही तो लिख रहे हो इसके संदर्भ में आर। लेकिन अब बताइए आप अलग अलग प्रावस्था में अलग अलग है नहीं है आर का मान? तो एक तरीके से सापेक्षिक या रिलेटिव वृद्धि की बात कर रहे हो, नहीं करो भाई इसके सापेक्ष में यहाँ पे कितनी हो, इसके सापेक्ष में यहाँ पे कितनी हो, यही तो चेक कर रहे हो ना कि आर का मान कहाँ पे ज्यादा आ रहा है? आर का मान अधिकतम यहाँ पे आ रहा है, आर का मान बताइए मिनिमम यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा? यानी बताओ पदार्थों निर्माण ईंधन, और यहाँ पे बताओ आर का मान अगर देखे तो इससे तो कम है और इससे ज्यादा है। आ गई बात समझ? तो बताओ आप क्या कर रहे हो? सापेक्षिक वृद्धि को ही तो देख रहे हो ना। आर जो है वो सापेक्षिक वृद्धि को दर्शा रहा है भाई। अलग अलग प्रावस्था में जब वो अपरिपक्वता तो क्या हुआ, परिवर्धन हुआ तो क्या हुआ, परिपक्व हो गया तो क्या हो रहा है? बात क्लियर है सबको भाई? कितना नए पदार्थों का संश्लेषण, बात क्लियर है? तो यहाँ पे जो आर है बेटा वो आपेक्षिक या सापेक्षिक, जो आप हिंदी में बोलो, या रिलेटिव ग्रोथ को दर्शाता है। बात क्लियर हुई? यस और नो? सर यस सर। देखो बेटा, ये वृद्धि दर नए पदार्थों उत्पादन संश्लेषण करने की क्षमता को दर्शाती है, नहीं? ये जो आप सापेक्षिक वृद्धि दर है, ये इसके संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है, बताइए भाई वो क्या बता रही है? ये तो दर्शा रही है कि भाई नए पदार्थों संश्लेषण करने की क्षमता कौन सी प्रावस्था में ज्यादा है, कि लैग प्रावस्था में ज्यादा थी या स्टेशनरी प्रावस्था में ज्यादा है? आ गई बात भाई? यहाँ पे मैं एक बात बोल रहा हूँ मैं कि भाई यहाँ पे पदार्थों से ज्यादा थी, यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ पे ज्यादा, तो बताइए एक दूसरे सापेक्षिक की तो बात कर रहे हैं आप? बोलो आए ना? तो बताइए नए पदार्थ, नए पदार्थों की संश्लेषण क्षमता कौन सी प्रावस्था में सबसे ज्यादा है? बताओ, लौह प्रावस्था में ज्यादा है या नहीं? तो सबसे बात नए पदार्थों की संश्लेषण की दक्षता किसमें ज्यादा है? तो दक्षता सबसे अधिक इसमें है या नहीं है? बोलो है? एक तरीके से आप पादप की दक्षता को दर्शा सकते हैं, नहीं था कि भाई लैग अवस्था में सबसे कम थी दक्षता, लोग अवस्था में सबसे ज्यादा थी, और स्टेशनरी अवस्था में वो दक्षता थोड़ी कम हो गई लोग की तुलना में, लेकिन लैग की तुलना में ज्यादा थी। बोलो है? तो एक तरीके से बताइए ये जो सापेक्षिक वृद्धि है इसको हम दक्षता सूचकांक भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते? बोलो है? सर एफिशिएंसी इंडेक्स। तो ध्यान रखना भाई, जो आप गुणोत्तर वृद्धि में जो वक्र में जो आर आता है समीकरण में, W1 इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी, उसमें आर सापेक्षिक या आपेक्षिक, क्योंकि हिंदी में जाने क्या क्या शब्द है, लेकिन इंग्लिश में एक रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव का मतलब संदर्भ में, एक दूसरे के संदर्भ में क्या वृद्धि कर, बात क्लियर सबको? और ये क्या है भाई? उस अवस्था की तुलना में मतलब अगर हम अलग अलग अवस्थाओं देखें तो किस अवस्था में नए पदार्थों का संश्लेषण ज्यादा है और किसमें कम है? आगे बात। तो एक तरीके दक्षता किसमें ज्यादा है, एक तरह दक्षता सूची को दर्शा रहा है कि भाई लैग अवस्था में दक्षता बहुत कम थी, नहीं पदार्थ लोग अवस्था में सबसे ज्यादा थी, स्टेशनरी में लोग की तुलना में कम, लेकिन लैग की तुलना में ज्यादा है। तो बताओ आए या ना? बात क्लियर है सबको?
यस सर। हाँ सर। पादप के किसी भी अंग का समग्र आकार बताइए, उसके आरंभिक आकार पर निर्भर करता है। आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो आप, आरंभिक आकार पर कैसे निर्भर करें? अरे आरंभिक आकार का मतलब है कि आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे हो। देखो एक आपने सपोज करो छोटी पर्ण ली और एक परिवर्तन होने की कगार पे थी, भाई ये तो 2 ही दिन की पर्ण है, ये 10 दिन की पर्ण है। अब आपने कहा भाई ये 5 मीटर की है और ये है 10 मीटर की, तो बताइए अब बताओ भाई 5 दिन बाद इसमें तो क्या हुआ 5 दिन बाद, और इसमें 5 दिन बाद कितना होगा? ठीक क्लियर है क्या? तो बताइए मुझे एक बार बताना, बताओ 5 दिन बाद इसमें कोई थोड़ा बहुत ही तो परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैं तो परिवर्तन होने की कगार पे थी ना। तो डब्ल्यू नॉट क्या हो गई बताओ, डब्ल्यू जीरो यहाँ पे तो 10 मीटर है और यहाँ पे बताइए भाई डब्ल्यू जीरो 5 मीटर है नहीं। और बताओ ये तो क्या अभी नहीं बनी थी, तो बताओ ये तो बहुत बढ़ोतरी करेगी नहीं करेगी? बोलो आया ना? यस सर करेगी। यस। तो समझ में आया कि आरंभिक आकार पर निर्भर कर रही है नहीं कर रही? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ सबको? और अभी और बता दूंगा आपको। तो देखो भाई एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट परम वृद्धि दर किसी भी जीवित तंत्र वृद्धि के मध्य मात्रात्मक तुलना के 2 होते हैं। क्या है भाई? ध्यान से सुनो। एक तो होती है एब्सोल्यूट और एक होती है आपकी रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या है? एक पेड़ था गेहूं का, है ना, एक ने खेत में क्या है गेहूं बो दिए 10 दिन पहले और एक ने बोए 10 दिन बाद में। तो मैंने आज 1 महीना हो चुका, तो मैंने साहब जाके मापा, तो एक के खेत में तो साहब है ना गेहूं का पौधा मिला 5 मीटर, एक के में मिला 3 मीटर। मैंने कहा भाई 5 मीटर है इसमें 3 मीटर, खत्म बात। इकाई समय प्रारंभिक जो हम शुरुआत में जो माप रहे हैं कि भाई मैंने आपको बताया ना कि एक तो वृद्धि होने का कारण छोड़ा, उसको डब्ल्यू नॉट मान के करें, बताओ क्या होगा? दोनों में अंतर आएगा नहीं आएगा? तो इकाई समय में प्रारंभिक वृद्धि के सापेक्ष में वृद्धि का मापन, यानी हम किसको डब्ल्यू नॉट रिलेटिव ग्रोथ रेट होती है इकाई समय में वृद्धि अपॉन आरंभिक वृद्धि इनटू 100। इकाई समय में वृद्धि क्या होती है? अंतिम वृद्धि माइनस आरंभिक वृद्धि। बात क्लियर है सबको? यस और नो? प्राथमिक वृद्धि का प्रथम चरण क्या होता है बताओ? बीज का अंकुरण ही तो है। ये कॉपी का लिख लेना है ना, ये यहाँ से कोई मतलब नहीं था, याद आ गया तो लिखा। बात क्लियर है सबको? तो देखो यस सर। सपोज करो ये नई नई पत्ती बनी थी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी, एनसीईआरटी का उदाहरण बता रहा हूं, ठीक। ये पत्ती ऐसी थी कि परिपक्व होने के कगार पे पहुंच गई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को सपोज करो 10 दिन बाद में देखा हमने, तो 10 दिन बाद देखा तो इसकी तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है क्या? आई बात समझ में? तो मुझे एक बार बताओ भाई, अगर हम देखें तो बताओ डब्ल्यू नॉट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे डब्ल्यू नॉट कितना है बताइए? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है या नहीं? मुझे केवल इतना सा बता देना बेटा, परम वृद्धि तो कितनी हुई है बताइए? परम वृद्धि तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुई है नहीं हुई? क्योंकि देखो और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुई है परम वृद्धि, तो है या नहीं? लेकिन अगर सापेक्षिक वृद्धि देखें तो प्रारंभिक वृद्धि की तुलना में बात करेंगे ना, प्रारंभिक वृद्धि तो बताइए अंतिम वृद्धि इसमें तो डबल हो गई। वृद्धि अपॉन प्रारंभिक इंटू 100। बताओ 5/5 इंटू 100। बताओ यहाँ पे 100% वृद्धि हुई है नहीं हुई? जबकि यहाँ पे कितनी हुई है बताइए? 55 माइनस 50, क्योंकि अब आरंभिक वृद्धि के संदर्भ में देख रहे हैं ना सापेक्षिक, तो 5/50 इंटू 100, बताओ 10%। तो बताइए यहाँ पे तो जो सापेक्ष देखो परम वृद्धि तो शायद दोनों में बराबर आ गई, क्योंकि भाई टोटल कितनी वृद्धि हुई?
प्रारंभिक माइनस अंतिम माइनस प्रारंभिक, खत्म बात, वो तो हो गई परम वृद्धि। लेकिन सापेक्षिक वृद्धि में बताइए भाई, देखो ये नया बना ही था, तो बताओ ये तो बहुत ज्यादा वृद्धि करेगा नहीं करेगा, जबकि ये परिपक्वन की कगार पे था। तो देखो आरंभिक वृद्धि पे निर्भर कर रहा नहीं कर रहा, आरंभिक वृद्धि यहाँ पे ये अपरिपक्व था, तो इसलिए देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही थी, ये परिपक्व कगार पे पहुंच गया इसलिए बहुत कम हुई। बात क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। तो मुझे एक बार बताइए, मैं आपसे एक बात पूछूं, कोई पादप अंग है ना दो, एक तो अभी नवनिर्मित ही पादप अंग है और एक परिवर्तन की कगार पे है कि भाई परिवर्तित होने वाला, बताओ मुझे सापेक्षिक वृद्धि दर किसमें ज्यादा आएगी? फर्स्ट वाली में, जो अभी नया है। जो अभी नवनिर्मित है। बात Yes, sir. क्लियर? तो बस आप समझ गए, सापेक्षिक वृद्धि दर समझ में आ गई ना, अभी प्रारंभिक कितनी है उसके संदर्भ में तो देखेंगे हम। यस सर। ग्रोथ रेट 5% और इसमें 5, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक वृद्धि। लेकिन रिलेटिव बताइए, बात क्लियर? तो रिलेटिव ग्रोथ रेट बता अपरिपक्व पादप भागों में ज्यादा होती है नहीं होती है? यस दूसरा, आज कोई 12वीं का एग्जाम नहीं दे रहे हो, 10वीं 11वीं 12वीं का, कि भाई 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा 3 नंबर, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करिए, विस्तार पूर्वक वर्णन करिए, है ना? तो वो तो नहीं है, और आ भी जाता आप तो ऐसा फेंक दे कोई हद ही नहीं, तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा तो बता भाई, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक जल, पोषण, ओटू, तापमान, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण आदि है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। ये चीज आपको पता है? यस को सर। बच्चे Yes, पढ़ा sir. पढ़ी है ना? हाँ सर। यस सर। तो देखो भाई, प्राथमिक विभज्योतक से प्राथमिक स्थायी उत्तक बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे? विभेदन। प्राथमिक स्थायी उत्तक से द्वितीयक उत्तक बनेगा विभेदन हो गया। डिफरेंशियल, और फिर प्राथमिक स्थायी उत्तक द्वितीयक उत्तक। तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन पता है क्या होता है? तुम एक छोटे बच्चे थे, धीरे धीरे बड़े हो गए, मुझे बढ़ोतरी थोड़ी होनी, अब तो ऊपर, है ना? और अपने गांव में तो और डायलॉग मारते भाई, कोई अब बड़ पीपड़ थोड़ी बढ़ेंगे जो इंतजार कर रहा हो गया, अब तो तू बड़ा, अब तो समझदार हो, है ना? ये बहुत गजब का डायलॉग। तो मुझे एक बात बताओ भाई, अगर मैं बात करूं परिवर्तन कि भाई छोटे से लेके बड़े तक हम बढ़ोतरी हो रही है, एक समय पश्चात हम परिपक्व हो चुके हैं, और उसके पश्चात बताइए क्या होगा? हमारी मृत्यु की अवस्था ही आएगी नहीं आएगी? तो परिवर्तन अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से सुनना, परिवर्तन हमारे संदर्भ में बात करता हूँ, पादप की तो हम कर ही लेंगे, अपने संदर्भ में करते हैं अपन। तो भ्रूण बना भाई, वो युग्मनज बना, युग्मनज से भ्रूण बने, भ्रूण से शिशु बने, शिशु से फिर पैदा हुए हम, फिर बाद में हमारी बाल अवस्था आई, फिर वयस्क अवस्था आई, वयस्क अवस्था में हमने जनन किया, जनन के द्वारा नई संततियों का निर्माण किया, और फिर बुढ़ापा अवस्था आ गई, जरा अवस्था, और हम मृत्यु को प्राप्त हो गई किसी न किसी दिन। उसके बाद बुढ़ापे में तो टाइम पास करना ही तो है अपना। प्रकृति पता है अपना काम क्या है? इस प्रकृति में अपना काम यह है अपनी जाति को बनाए रखना, केवल ये काम है। जाति का मतलब मानव जाति है, कि नए संततियों का निर्माण करना और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो एक बार जब वो जरा अवस्था आ जाती है तो उसके बाद हम प्रकृति के काम के नहीं है। प्रकृति धीरे धीरे अपने अब प्रकृति के बोझ हो जाते हैं हम, तो फिर प्रकृति अपने आप हमको खत्म करने के लिए तैयारी करती रहती है और हम कमजोर होते रहते हैं। आ गई बात समझ? हमारा काम, जो कोई भी जीव है इस प्रकृति में, उसका काम यह है कि भाई वो जनन कर, फिर काम खत्म हो जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, इसलिए वो धीरे धीरे जरा अवस्था प्राप्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। ठीक, तो देखिएगा भाई, पादप में बात करें, बीज का अंकुरण हुआ, बीज अंकुरण से बताओ नवोद्भिद बना नहीं बना? नवोद्भिद में बताइए भाई क्या हुआ? उसमें कायिक वृद्धि हुई नहीं हुई? कायिक वृद्धि मतलब जड़ तना पत्ती बने नहीं बने, कायिक वृद्धि का मतलब यही है भाई। कायिक वृद्धि के बाद में फिर उसमें, कायिक वृद्धि के बाद में उसमें बताइए भाई, जब
परिपक्व हुआ तो जनन अवस्था आई। जनन अवस्था मतलब पुष्प का निर्माण हुआ, क्योंकि पुष्प पादप, पुष्प निर्माण के द्वारा उसने बीज फल बनाए। जैसे 1 वर्षीय पादपों की बात कर लेते हैं, 1 वर्ष से 2 वर्ष, और फिर बताइए पुष्प और बीज निर्माण के पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता नहीं होता। अब वो ठीक है, बहुवर्षीय पादप होते हैं, उनमें बीज बनता रहता है, एक निश्चित समय के पश्चात उनका जितना काल होता है उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। बात क्लियर है? तो पादप में वृद्धि या परिवर्तन का प्रथम चरण बताइए, बीज अंकुरण है या नहीं? ये यहाँ भी लिखा हुआ है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही दिन लिखवाया था, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। परिवर्तन क्या है बताओ? परिवर्तनों की एक श्रृंखला है या नहीं है? जीवन में किसी भी जीव के जीवन में होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला, जिसके द्वारा वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक मृत्यु को प्राप्त करता है। बात क्लियर है? यही है ना परिवर्तन। बीजांकुरण से नवोद्भिद, नवोद्भिद से तरुण अवस्था बनी, यानी जुवेनाइल प्रावस्था। तरुण अवस्था जुवेनाइल बोलते हैं, ठीक है। फिर परिपक्वन हुआ, जड़ तना पत्ती वगैरह बन रहे, पुष्पन, जनन हुआ, बीज निर्माण, जरावस्था, जरावस्था के बाद मृत्यु को प्राप्त। अगर हम किसी कोशिका के संदर्भ में बात करें तो बताइए विभज्योतयी कोशिका। विभज्योतयी कोशिका में बताओ जीवन G2 प्रावस्था आती है नहीं आती? बोलो यस सर। G2। बताओ इसमें क्या हो रहा है? अपने सभी घटकों का संश्लेषण करें, बताओ जीव द्रव्य में वृद्धि होगी नहीं होगी? बोलो आया ना? तो जैसे विभज्योतयी कोशिका है, बताओ भाई जीवन G2 के द्वारा ये हुआ। एम बताओ इंटरफेज, इंटरफेज के बाद बताइए भाई, सुनना मेरी बात, एम प्रावस्था, बताइए विभाजन हुआ। अब या तो ये परिपक्व हो जा या फिर वापिस बताइए विभज्योतयी हो जा। बात यही तो है ना, या तो परिपक्व हो जाए या विभज्योतयी हो जाए, एक ही तो कारण होगा। और परिपक्व होगी तो बताइए अंततः फिर बाद में बताओ एक समय पश्चात जरावस्था व मृत्यु को प्राप्त करेगी नहीं करेगी? बोलो हाँ या ना? विभज्योतयी कोशिका जीव द्रव्य में वृद्धि, जीव द्रव्य में वृद्धि, विभाजन हो गया, कोशिका विभाजन। अब या तो है ना विभाजन के पश्चात या तो वापिस विभज्योतयी को, या फिर बताइए विभेदन द्वारा। विभेदन में क्या क्या होगा बताइए भाई? विभेदन में दीर्घीकरण और परिपक्वन होता नहीं होता? बताओ, अभी अभी पढ़ाया नहीं पढ़ाया? शुरुआत में बोलो। और फिर बाद में परिपक्व कोशिका एक समय पश्चात बताइए क्या होगा? पादप अंग भी मरेगा, भाई पत्ती भी झड़ती है, तो बताइए जीर्णता प्राप्त होगी, मृत्यु होगी नहीं होगी? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। ये चैप्टर बहुत सिंपल है। देखो अब ये डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, कितना लिखा है यार? पूरा पढ़ तो लिया हमने, एनाटॉमी पढ़ी तो है, ये कहानी आ गई समझ में सबको? तो ध्यान रखना बेटा। देखो विभेदन में बताइए क्या क्या होता है? विभेदन में बताओ दीर्घीकरण और परिपक्वन होता नहीं होता है? तो ध्यान रखना बेटा, है ना? या सीधा सीधा उठा के दे देगा और आपको लेबलिंग हटा देगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी, फिर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गई बात समझ? सुघटिता प्लास्टिसिटी। यार मैं तो तुम्हें एक बार बताओ, तुम सब है ना ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं अपन ज्यादातर, या कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग भी नहीं करते, तो हमारा जुड़ाव है गांव से, हमारे परिवार बिलोंग करते हैं, ठीक? तो तुमने धना देखा होगा भैया, धनिया देखा है? धनिया, तो धनिया जब वो जो होता है अपरिपक्व अवस्था में होता है, तरुण अवस्था में बताया, उसकी पत्तियां ऐसी होती है ना छोटी छोटी, है ना? और जब वो परिपक्व हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो उसकी पत्तियां चौड़ी सी हो जाती है या नहीं? हाँ सर। यस सर। है ना? तो सुघटता क्या होती है? प्लास्टिसिटी। पहले तो प्लास्टिसिटी मतलब पता हो क्या है? लोहा प्लास्टिक में क्या अंतर है? लोहा जो है स्थायी आकृति का होता है, लेकिन प्लास्टिक को बताइए गर्म करके हम किसी भी आकार आकृति में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते? सामान्य सामान्य, ठीक। तो प्लास्टिसिटी मतलब ये मान लो कि परिवर्तनशील। तो कुछ पादप क्या करते हैं बेटा, अलग अलग आवासों के प्रति अलग अलग अनुकूलन दर्शाते हैं। अगर सपोज करो किसी ए आवास में तो वो अलग संरचना दर्शाएगा, बी आवास में है तो उसके अनुसार अनुकूलन के लिए वो अलग संरचना दर्शाएगा। कुछ पादप ऐसे हैं। कुछ पादप क्या करते हैं, तरुण अवस्था में जो है वो अलग संरचना दर्शाते हैं, और
परिपक्व अवस्था में अलग संरचना दर्शाते हैं। आगे बात, वो उनके अनुकूलनों का एक प्रकार, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो जैसे प्लास्टिसिटी में एक आता है बेटा विषम पर्णकता, हेट्रोफाइल। पादप तो क्या होते हैं बेटा, अलग आवासों में अलग अलग पर्ण दर्शाते हैं। जैसे अगर बात करूं बटरकप पादप होता है, वो जलीय आवासों में तो अलग पर्ण दर्शाएगा, और अगर वो ही पादप स्थलीय आवास में है तो वो अलग पर्ण दर्शाएगा। अब सुनना मेरी बात हो, कोई पादप बटरकप का अगर स्थलीय आवास में होगा, उसके बीज को अगर आपने जलीय आवास में डाल दिया ना, तो जलीय आवास जैसे पर्ण दर्शाएगा। और अगर जलीय आवास में कोई वृद्धि करा है और उसको आपने क्या करा, स्थलीय आवास में डाल दिया, तो उसका जो है स्थलीय आवास, यानी अलग अलग आवासों के अनुसार अलग अलग जीन अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं, उनके अनुसार ही अलग अलग संरचनाएं विकसित होती है। क्यों? क्योंकि जैसा अनुकूलन है वैसे ही जीन अभिव्यक्ति है। दूसरा CCL, कोरिएंडर, लार्क स्पर, और एक और है यार, कोरिएंडर, कैरेट और लार्क स्पर, कुछ ऐसा है ना। यानी धनिया, कपास, कॉटन, कोरिएंडर, कॉटन, धनिया, कपास और लार्क स्पर, इसमें क्या होता है, तरुण अवस्था में अलग पत्तियां होती है और वयस्क अवस्था में अलग होती है। तो ये जो है अपनी जीवन अवस्था के अनुरूप क्या कर रहे हैं, अलग अलग पर्ण दर्शा रहे हैं, तरुण अवस्था में अलग दर्शा रहे और वयस्क अवस्था में अलग। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या परिवर्तन सीधा सीधा होता है? आपने कह दिया कि आर पार के भैया पहले पादप है ना, जो बीज अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद में ना साहब सीधा सीधा ये पत्तियां बनेंगी, ये तना बनेगा और फिर उसके बाद मृत्यु हो जाएगी। नहीं, बताइए, वो अलग अलग आवासों के अनुसार अपने परिवर्तन भी कर लेता है, नहीं कर लेता है? बोलो हाँ या ना? अलग अलग संरचना, ऐसा तो सुघटता। देखिए भाई, परिवर्तन का प्रक्रम सदैव सीधा नहीं होता। मैंने बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया, चाहे इसको शॉर्टकट में खत्म कर रहा हूँ क्योंकि काम की बात यही है। तो क्या परिवर्तन का प्रक्रम सदैव, मैंने ये बोला सदैव, भाई अधिकांश में तो होता है, लेकिन हर किसी के लिए थोड़ी होता है यार। कुछ में तो बताओ, जैसा आवास उसके अनुसार परिवर्तन करेंगे, नहीं करेंगे। तो सदैव सीधा नहीं होता है कि भाई हर किसी के लिए सीधा होता है, कुछ में थोड़ा भिन्न आयु या आवासों, देखो मैंने लिखा है भिन्न आयु आवासों में प्लास्टिसिटी यानी सुघटता। प्लास्टिसिटी क्या है भाई? पर्यावरण के अनुरूप विभिन्न पथों का अनुसरण या विभिन्न संरचनाओं के निर्माण की क्षमता। तो जैसा आवास है उसके अनुसार अनुकूलन के अनुरूप क्या कर रहा है, अलग अलग संरचना बना। जैसे इसका एक उदाहरण है, सुघटता का एक उदाहरण है, वो क्या है भाई? वो है प्लास्टिसिटी। बात क्लियर हुई सबको? विषम पर्ण, कोई दिक्कत? नो सर। पर्णकता अगर हम देखें तो क्या है भाई? भिन्न आयु आवासों में एक ही पादप जाति पर भिन्न स्वरूप वाली पर्णों का निर्माण, या तो भिन्न आयु या किसी में भिन्न आवास। अब आयु और आवास वाले बताऊंगा उदाहरण, ठीक है? क्लियर है क्या? तो देखिएगा, भिन्न आयु अर्थात तरुण अवस्था, परिपक्व अवस्था, बताओ कपास, धनिया और निर्वसी, लार्क स्पर। बात क्लियर है सबको? ये उदाहरण ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है? क्लियर है क्या? तो भिन्न आयु या जो है भिन्न आयु में, जैसे तरुण अवस्था और परिपक्व अवस्था में बताइए भाई अलग अलग। तो CCL, कॉटन, कोरिएंडर, लार्क स्पर, है ना, कपास, धनिया, निर्वसी। और भिन्न आवासों में जैसे जलीय स्थल, बटरकप पादप या नवनीत पुष्प पादप। बात क्लियर है सबको? तो ये हो सकता है मॉड्यूल पेज नंबर 183 अब चेंज हो गया हो, लेकिन आप NCERT में जरूर देख सकते हो और आपको इन चित्रों को आंखों में बसाना है। तो देखो भाई, ये जैसे दे रखा है लार्क स्पर का, आपको ध्यान रखना है, वह धनिया में भी ऐसी होती है। तो देखो भाई, लार्क स्पर जुवेनाइल, तरुण अवस्था में ऐसे, परिपक्व अवस्था में इस प्रकार की। बात क्लियर सब? तुलनात्मक देगा वो A और B मिटा देता है, पूछता बताओ किसके, तो लार्क स्पर क्या है, नहीं देखो हमारी सुनिए। जबकि बटरकप में बताओ, देखो स्थलीय आवासों में इस प्रकार की पर्ण और जलीय आवासों में, तो दोनों तुलनात्मक देता है। ऐसा नहीं है एक उठा के देते। आप कहोगे सर ये एरिया तो हमें कैसे लिख रही है, हम कैसे नहीं, वो देगा ना जब इन दोनों को देगा और पूछेगा बताइए ए कौन सी अवस्था है, बी कौन सी अवस्था है। ये जुवेनाइल तरुण और ये परिपक्व, ठीक है? ये लार्क स्पर में और ये इसमें। तो प्लीज ये चित्र आप याद करोगे। बात क्लियर है सबको? यस और नो? परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो अगर मैं बात करूं भाई, परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक जो है बताइए, बाह्य कारक भी होते हैं, आंतरिक कारक भी होते हैं।
बाह्य कारक जैसे पर्यावरणीय कारक जल, वायु, प्रकाश, ऑक्सीजन है, खनिज, पोषण, ठीक, ये सब जो है वो बाह्य कारक। आंतरिक कारक कौन से है भाई? आंतरिक कारक जैसे मैं आपको बता दूं, एंजाइम, प्रोटीन वगैरह, भाई कुछ जीन अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शा रहे, आगे वाले जीन की आवश्यकता है, तो आंतरिक कारक हो गए जी, जो है एंजाइम, प्रोटीन वगैरह, या कुछ हार्मोन्स वगैरह हो गए जो कि क्या करते हैं, कुछ प्रक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। अब जैसा हार्मोन होगा, जैसे सपोज करो पादव जरूरत पड़ी भाई वृद्धि रोकनी है, तो वो है ना जो अवरोधक हार्मोन स्थापित करेगा वो वैसा सिग्नल देगा, और अगर वृद्धि को प्रेरित करना है तो वो दूसरे हार्मोन स्थापित करेगा। बोलो आया है ना? आ गई बात समझ? जैसे आप सिग्नलिंग पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? जूलॉजी में पढ़े हो ना, केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, कि सिग्नल आते हैं हार्मोन, तो ये सब सिग्नलिंग के थ्रू ही तो हो रहा है। जूलॉजी में खत्म होगी 11th? नहीं से तो हो गई या नहीं हो गई? मुझे सुनाई नहीं नहीं दिया सर, कुछ बचे थोड़ा सा बचा है सर। हो गई सर, वैसे तो हो गई सर। सर कॉकरोच वगैरह कॉकरोच बचा है बस। जो उसको बाद में पढ़ाएंगे सर, है ना? पढ़ा रहे हैं सर। नहीं अभी पढ़ा रहे हैं सर, पहले तो बोला था बाद में पढ़ाएंगे, पर अब बोल रहे कि पढ़ा देते हैं। चलो चलो बढ़िया। तो मतलब 12th में फरवरी में, चलो हम भी साथ साथ ही चल रहे हैं। हाँ तो सर, देखो, फिजिक्स वाले सर भी पढ़ाएंगे अब 12th का ही। हाँ, तो देखो भाई, परिवर्तन प्रभावित करने वाले कारक बाह्य कारक तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन, पोषण, जल। आंतरिक कारक ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। आपके हिंदी में क्या है, अंत, अंतराल, अंतर बड़ा कंफ्यूजन है उसमें, है ना, वो मिस प्रिंटिंग रहती है उसमें। तो आप प्लीज कभी भी अंत, अंतर, अंतर वाला आए तो अंग्रेजी वाला क्वेश्चन जरूर देखना, इंट्रा है या इंटर। तो इंट्रा सेल्यूलर बताइए, आनुवांशिक कारक जैसे प्रोटीन। अंतर कोशिका बताओ, एक जगह से स्थापित होकर दूसरी जगह स्थानांतरित होते नहीं होते, जैसे पादप हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। बात क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। क्लियर है? मैंने सेकंड पीडीएफ शेयर कर दिया आपको? नो सर। नहीं सर, अभी नहीं की। अब पता है, पादप हार्मोन जो है ना, ये याद करने वाले टॉपिक्स है, सच बात तो ये, लिखने की बजाय। लेकिन क्या है कि ऑनलाइन चल रहा है ना, तो स्टूडेंट परेशान हो जाता है, अरे सर नोट्स नहीं दिए, तो इसलिए नोट्स नहीं तो याद ज्यादा करने में। हो गया ना? आ गया ना? यस सर। एक काम करोगे अब, क्योंकि आप बोलना बहुत हो गया यार, मेरी गले की बैंड बजी पड़ी है ना, तो आप लिख लो, ऐसे करो इसको, है सेंड कर देना सर। सेंड तो, लेकिन लिख लो इसको, यहाँ बैठ के ही लिख लो, ठीक है ना? देखो इसमें कहाँ तक है यार, सर मत दो प्लीज। जिब्रेलिन तक है, लिख लो इसको, लिखो। फिर क्या है, एक बार में फिर याद करवा दूंगा, है ना, अगली क्लास में। एक क्वेश्चन बता दो तो पूछो। सर, कार्यद्रव स्तर फॉस्फोरिलीकरण क्या होता है? है? कार्यद्रव स्तर फॉस्फोरिलीकरण। अरे वही स्टेट लेवल। फॉस्फोराइलेशन, क्रियाधार स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण। अभिक्रिया के दौरान अगर सीधे ही एटीपी बनता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में बन रहे थे ना दो जगह, जब 1,3 बिस्फोसफोग्लिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिक एसिड बन रहा था, और 2 फॉस्फेनोल पायरुवेट से पायरुवेट बन रहा था, ठीक है, और सीधा अभिक्रिया दौरान बन रहा था। दूसरा सक्सिनाइल कोएंजाइम में जब सक्सिनिक एसिड बन रहा था,
अभिक्रिया के दौरान जब सीधा एटीपी बनता है तो उसको क्रियाधार स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। क्रियाधार स्तरीय कार्य द्रव। कार्य द्रव्य। अब आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है ना, क्योंकि मेरा फोन भी अभी वो क्लास ले रहा है बेटा, तो मुझे भेज देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा कार्य द्रव्य क्या है क्या नहीं है ना। एक बार भेज ओके सर। लिखो भाई। जितना हो जाए उतना ठीक यहाँ पे, क्योंकि मैं आधे घंटे दे रहा हूँ, बाकी पूरी पीडीएफ लिख के लेके आओगे बाद में, ठीक है ना। हाँ, मैं लिखने का समय दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, बाकी जो बच जाए पूरी लिख लाना। तुम्हारा एफटी वगैरह कब है? 9 तारीख को। 9 तारीख। और कादा आ रहा वो आ रहा होगा रिप्रोडक्शन। यस सर। फ्लावरिंग प्लांट्स। आने दो, भगाने का कोई मतलब है नहीं बेटा, क्योंकि मार्च में जाके फिर रिवीजन ढुकवाएंगे, और उस चक्कर में जो काम की चीज है ना वो हो जाएगी। एआईटीएस में फोकस रखो तुम। खींचने को तो अभी मैं खींच दो, बोलता बोलता जाओ लोग, तो मजा नहीं आता। Thank you. फोन वाली एक वो क्वेश्चन भेज दो बेटा, किसी बच्चे का जो पूछ रही थी ना वो कौन सा क्रियाधार, वो एक बार भेज दो। सब भेज दिया। एक
सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्यद्रव्य स्तर फॉस्फोरिलेशन की संख्या क्या होती है? तो फिर तो वो कार्यद्रव्य स्तर वही है, वही क्रियाधार है ना मेरे हिसाब से, क्योंकि अब इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा। वैसे मैं इंग्लिश वाले मॉड्यूल देखता हूँ, है ना, मेरे पास होगा तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो इसमें आंसर एक दिया हुआ है क्या, ये बता दो मुझे। सर एक है इसमें आंसर देखो, पीछे एक दिया हुआ है क्या, क्योंकि वो क्रियाधार इस तरीके के संदर्भ में पूछ रहा होगा ये। और तो कोई आंसर बैठता ही नहीं है, क्योंकि दो और तीन तो होंगे ही नहीं। सर या एक तो हाँ, तो वो क्रियाधार इस तरीके के संदर्भ में ही है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है ये, ठीक। तो सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन भी बता दो, डी है ना जो। ग्लाइकोलाइसिस संदर्भ में सही विकल्प चयन कीजिए। इस पदक्रम का प्रथम अर्धभाग इसको तोड़ने के लिए ग्लूकोज को सक्रिय करता है। अब इसका का मतलब यही है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए सक्रिय करता है। ठीक है, क्लियर है क्या? ग्लूकोज की सक्रियण अवस्था होती है। अवायवीय जीवों में होने वाली श्वसन की एकमात्र प्रक्रिया? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का धात्री में होता है? नहीं। तो पहला ही कथन सही होगा इसमें। तो ये क्या है, वो मिसप्रिंटिंग है इसमें। ठीक है, ओके सर। सर नीचे करो।
से नीचे करूँ? अरे मैंने भेज रखा, उसको डाउनलोड कर लो।
ऐसा नीचे करो। पीडीएफ भेज रखी है तुमने? हाँ
सर लीव कर जाए, पीडीएफ में से लिख लेंगे। लीव तो मत करो, ये तो गलत है। आप इसमें बने रहो, ठीक है। ये तो मैंने आपको टाइम दिया है लिखने। अब क्या है उसका मैं बता दूं। उस नालायक ऐसे होते हैं, "अल्ले, मजा आ गया", और वो लिखेंगे ही नहीं इसमें। लेकिन आप लिखो है ना इसमें देंगे, ठीक। ओके। आज क्या है, मैं वो उस दिन कोचिंग जाके क्लास ली तो फीवर हो गया। सर लीव कर जाए। यार तुम्हें लीव करना है तो क्यों लो, पूछ क्यों रही है। मैं सिर्फ ये कही है कि बने रहो, वो तो मैंने सहूलियत के लिए तुम्हें दे दिया है, भाई तुम लिख लो यहाँ पे बैठे बैठे, ठीक है ना। नहीं सर, हम लिख लेंगे वैसे ही। क्योंकि वो गलत हो जाएगा, अभी सब लीव कर जाओगे, फिर मैं आगे ऐसे सहूलियत नहीं दे पाऊंगा ना फिर मैं। क्योंकि मेरे ऊपर ये इल्जाम लगेगा कि आप जल्दी क्लास खत्म कर दिए 10 मिनट पहले, जो कि मैंने ठीक है सर, सहूलियत। हम यही है। अब हर बात को पूरा स्पष्टीकरण के साथ।
चलो ठीक है, कर लो लीव, है ना। और ये पीडीएफ लिख लाना। फिर देखो मैं तुम्हें इसलिए लिखने को दे रहा हूँ, ये इसमें मैं कभी लिखवाता ही नहीं था इस चैप्टर को, हकीकत ये है। केवल ग्रोथ वगैरह तक ही समझाते थे, लिखवाने का काम वही। हार्मोन्स जो है समझने वाले हैं और याद करने वाले हैं, क्योंकि हार्मोन का ये प्रभाव होता तो है भाई, ये वो याद करना होता है। तो इसलिए इस चैप्टर में आगे मैं ये करूंगा कि मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक, लिखने आप अपने स्तर पे, ठीक है ना भाई, क्योंकि इसमें लिखने में हाँ मैं सर। बार नहीं करवाना चाहता हूँ इस चैप्टर ओके सर। में। वो सर ये रिकॉर्डेड लेने की कोशिश इसलिए करिए कि भाई ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन में केवल याद करवाता था मैं। पिछले साल ही मैंने नोट्स लिखवाए, मजबूरी थी, ठीक। मैं स्पष्ट, ठीक है जी। तो याद करना है इसको, ये फोकस कर लेना इस चैप्टर पे, और याद हो जाएगा। 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे, लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो जी, और बताओ। सर हाँ सर, लिख लेंगे हम। चलो ओके ठीक है सर। जी, चलो ठीक है, बाय। थैंक यू सर। ओके जी।